प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपनी ऐप कैरियर बूस्टर पर। तो आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी का एक और टॉपिक, टिश्यू यानी ऊतक। तो जान लीजिए पहले टिश्यू होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा हम सभी पढ़ चुके हैं कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। सेल यानी कोशिका हमारी फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। यानी हमारा शरीर भी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है और कोशिका ही सारे कार्य हमारे शरीर में करती है। तो टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, यानी कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है। अब ये अगर ऊतकों की बात करें हम, तो ऊतक क्या है? पौधों में भी पाए जाते हैं जिन्हें पादप ऊतक कहते हैं। इसके अलावा ऊतक जंतुओं में भी पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? जंतु ऊतक। तो दोनों प्रकार के ऊतक के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। पादप ऊतक यानी पौधों में पाए जाने वाले ऊतक, जिसे हम प्लांट टिश्यूज भी बोल सकते हैं, प्लांट टिश्यूज। और दूसरी प्रकार के ऊतक जो एनिमल्स में पाए जाते हैं, जो जंतुओं में पाए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं जंतु ऊतक, यानी कि एनिमल टिश्यूज। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पौधों में पाए जाने वाले ऊतक। पौधों में पाए जाने वाले ऊतक। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम पादप ऊतक की बात करें तो दो प्रकार के होंगे ये। ठीक है। एक तो होंगे जो लगातार जिनकी कहा जाए कि जिनकी कोशिकाओं में वृद्धि होती रहती है। ठीक है। यानी एक तो होते हैं टेम्पररी टिश्यूज। ऐसे टिश्यू जो लगातार जिनकी कोशिकाएं मतलब बढ़ती रहती हैं, उन्हें हम टेम्पररी बोलते हैं। लेकिन एक बार जो अपना निश्चित कोशिकाओं का जो नंबर्स है वो ग्रहण कर लें, उसके बाद कम ज्यादा ना हो, तो उसे हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यूज। ठीक है। तो दो प्रकार के होंगे, अस्थायी और स्थायी ऊतक। ठीक है। तो लीजिए सबसे पहले हम टेम्पररी टिश्यूज का डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज की। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक फ्लो चार्ट आपके लिए हमने बनाया है। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं टेम्पररी टिश्यूज को मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के नाम से भी जाना जाता है। यहां पे मैं लिख देता हूं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, या अगर हिंदी में भी लिखूं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, या हिंदी में मैं इसको लिखूं तो इसको हम विभज्योतक ऊतक भी कह सकते हैं। विभज्योतक ऊतक। ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या टेम्पररी टिश्यू, दूसरी तरफ होते हैं परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले हम इन्हीं को देख लेते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कितने प्रकार के हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर एक चार्ट आप सभी के लिए बनाया है ताकि आप लोग टिश्यूज के बारे में अच्छे से समझ पाएं। पहले मैं इस चार्ट को समझा देता हूं, उसके बाद डिटेल में हम स्टडी करेंगे कि ऊतक किस किस प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं। देखिए प्लांट टिश्यूज यानी पादप ऊतक को हमने दो भागों में बांटा, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, यानी विभज्योतक ऊतक, और दूसरे क्या हमने कहा? स्थायी ऊतक। अगर आगे इसको डिवाइड करें हम, तो विभज्योतक ऊतक हमने तीन प्रकार के बनाए यहां पर। एक एपिकल मेरिस्टेम, यानी जो शीर्ष में होता है, शीर्षस्थ बोल सकते हैं इसको, जो बिल्कुल टॉप में होता है विभज्योतक ऊतक, उसे हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, यानी शीर्षस्थ। लेटरल होता है बेटा साइड में। और इंटरकैलरी जो ओल्ड था, पुराना, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी। एक डायग्राम से मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर हम देख सकते हैं कि बिल्कुल टॉप के अंदर कोशिका विभाजन
जिसके अंदर सबसे ज्यादा होता है वो कौन सा भाग है? एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल, ठीक है। जहां से पौधे में ब्रांचेस निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं, वो कौन सा कहलाता है? वो कहलाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जहां से पौधे में क्या निकलती हैं? ब्रांचेस निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं। और नीचे वाला जो उत्तक होता है प्यारे विद्यार्थियों, जो मतलब जिसमें विभाजन की दर तो क्या होती है? सबसे कम होती है, सबसे पुराना होता है ये, सबसे कम कोशिका विभाजन इसी में होता है, लेटरल मेरिस्टेम में। और जो तने के आकार में वृद्धि करता है वो यही उत्तक है जिसका नाम है लेटरल मेरिस्टेम। पॉइंट क्लियर है? तो तीन प्रकार का हो गया, एपिकल मेरिस्टेम, ब्रांचेस जहां से निकलती हैं वो इंटरकैलरी, और नीचे का जो पोर्शन होता है उत्तक में, विभजोतक उत्तक में यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, उसे हम लेटरल मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो ये हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है। उसके बाद परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के हैं फर्दर, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सरल स्थायी उत्तक, और दूसरे कौन से होंगे कॉम्प्लेक्स में? जटिल स्थायी उत्तक। तो यहां पर अगर स्थायी उत्तकों की बात करें तो ये दो प्रकार के हैं, एक सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। दोनों में अंतर क्या है हम अंतर करेंगे, उसके बाद हम दोबारा आपको यहीं लेकर के आएंगे। तो पहले दोनों में अंतर देख लेते हैं। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, सिंपल टिश्यूज, सिंपल परमानेंट कह देता हूं मैं यहां पर, सिंपल परमानेंट टिश्यूज, सिंपल परमानेंट टिश्यूज यानी कि सरल स्थायी उत्तक। अब इनको सरल क्यों कहा गया? सरल स्थायी उत्तक क्यों कहा गया इन्हें सरल स्थायी? हालांकि ये स्थायी हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि इनके अंदर नई कोशिकाएं जो है नहीं बनेंगी, जो है एज इट इज वो रहेंगी कोशिकाएं, मतलब। तो लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, कोशिका विभाजन अगर कहा जाए तो विभजोतक उत्तक के अंदर ही होता है। सरल स्थायी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये उत्तक, इनमें जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो एक ही प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो ये क्यों कहा जाता है इन्हें? क्योंकि ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? सरल स्थायी उत्तक। एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यानी अब मान लीजिए किसी इन उत्तकों के अंदर 1000 कोशिकाएं हैं, तो 1000 की 1000 एक जैसी ही होंगी। ठीक है, तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं सरल स्थायी उत्तक। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पेरेन्काइमा, ये भी सरल स्थायी है। दूसरा है कालनकाइमा, ये भी सरल स्थायी है। और तीसरा कौन सा है? स्क्लेरनकाइमा, स्क्लेरनकाइमा। ये कहां कहां होते हैं, इनके क्या क्या काम हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो हमने अभी पढ़ा कि सरल स्थायी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरनकाइमा। आप यहां पर आप देख भी सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो पीछे हमने फ्लो चार्ट आपको दिखाया था कि 3 प्रकार के हैं, पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरनकाइमा। पॉइंट क्लियर है? तो अब ये इनमें डिफरेंस कर लेते हैं हम, पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरनकाइमा में अंतर क्या है। देखिए यहां पर हमने आपको दोनों तरीके से दिखाया है, चित्र भी दिखाया है और डिफरेंस भी दिखाया है, ताकि दोनों बातें आपको ना एकदम से क्लियर हो जाएं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, आपको समझ के आ रहा है। तो पहले हम बात करते हैं पेरेन्काइमा। दे आर आइसोडिमेट्रिक इन साइज, आइसोडायमेट्रिक यानी इनकी जो कोशिकाओं की बात करें अगर पेरेन्काइमा की, तो सारी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं प्यारे बच्चों, ऐसे ऐसे आइसोडायमेट्रिक। यहां पर तो पेन से थोड़ा सा हो सकता है कि छोटी बड़ी कोशिकाएं बन जाएं, लेकिन ये लगभग क्या होंगी? एक जैसी ही होंगी। तो इनको हम क्या बोलते हैं? पेरेन्काइमा। पॉइंट क्लियर है? अच्छा, ये लिविंग है यानी सजीव हैं। कोलनकाइमा भी सजीव हैं, लेकिन इनके कॉर्नर थिक होते हैं। कोलनकाइमा की अगर हम बात करें तो इस प्रकार के होते हैं, ये इनके थिक कॉर्नर्स होते हैं, मोटे कॉर्नर्स।
इस प्रकार। थोड़ा सा इनका क्या होगा, कॉर्नर्स क्या होते हैं, मोटे होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। यहां पर आप देख सकते हैं इनके कॉर्नर्स मोटे होते हैं, लेकिन ये भी लिविंग है। स्क्लेरेनकाइमा ये डेड सेल्स हैं, डेड सेल्स। स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो ये डेड हैं, यानी निर्जीव हैं। स्क्लेरेनकाइमा इस प्रकार के होते हैं, नैरो टेपर्स एंड। स्क्लेरेनकाइमा क्या होंगे, नैरो एंड होगा इनका, यानी बिल्कुल तीखे होंगे, भिंडी की तरह प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद जो मेन पॉइंट है वो क्या है, कई बार पूछ लिया जाता है कि इनकी जो सेल वाल है, कोशिका भीति है, वो किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से। पेरेनकाइमा की सेलुलोज और पैक्टिन दो पदार्थों से मिलकर बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन। और इनके अंदर लिग्निन नामक सब्सटेंस होता है जो काफी इनको हार्ड बना देता है। लिग्निन एक ऐसा पदार्थ है प्यारे विद्यार्थियों जो कोशिका को बहुत ज्यादा हार्ड बना देता है, तो इसीलिए यह भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद इनका काम क्या है, इनका काम है फूड वेस्ट प्रोडक्ट इनके अंदर स्टोर होते हैं, फूड स्टोर होता है। यहां पर आप देख भी सकते हैं कि ये ग्रीन इन कलर है, बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल। इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, जिस कारण से अपना फूड अपने आप भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। पर प्यारे विद्यार्थियों इनके अंदर क्लोरोफिल कंटेंट कोलनकाइमा के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। कोलनकाइमा का मेन काम है मैकेनिकल सपोर्ट देना। आंधी आती है, पौधा झुक जाता है लेकिन टूटता नहीं है, उसके पीछे का जो रीजन है वो है कोलनकाइमा उत्तक, जो पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। उसके बाद अगर हम बात करें स्क्लेरेनकाइमा की, तो ये कठोरता प्रदान करता है, ये भी रिजिडिटी, रिजिडिटी यानी कठोरता ये भी प्रदान करता है, ये भी पौधे को सपोर्ट देता है, लेकिन ये डेड है, जबकि कोलनकाइमा लिविंग है। उसके बाद इट सेल हैज न्यूक्लियस एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। इसमें केंद्रक होता है और बहुत बड़ा क्या होता है, वैक्यूल यानी खाली जगह होती है। वैक्यूल क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, धानी, जिसे हम क्या बोलते हैं, खाली जगह जहां पर फूड को स्टोर किया जाता है। तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है और एक न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर प्यारे विद्यार्थियों न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है, वैक्यूल नहीं होता। साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं, जो लिक्विड सब्सटेंस इसके अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। इसमें भी होता है और वो कोलनकाइमा के अंदर भी साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इनकी बात करें तो ना तो केंद्रक होता है, ना ही साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य होता है। साइटोप्लाज्म को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। कई बार हिंदी वाले बच्चे हिंदी में पूछ लेते हैं कि सर साइटोप्लाज्म है क्या, तो ये कोशिका द्रव्य का ही इंग्लिश ट्रांसलेशन है। उसके बाद ये कहां पाए जाते हैं, ये सॉफ्ट पार्ट में पाए जाते हैं, बिल्कुल जो सॉफ्ट होती है, स्टेम सॉफ्ट रूट होती है, यानी कि पौधा जो यंग स्टेज में होता है ना, तो पेरेनकाइमा उत्तक उसके अंदर काफी ज्यादा होता है। लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स के अंदर भी पेरेनकाइमा पाया जाता है। कोलनकाइमा की बात करें तो ये एपिडर्मिस पे पाया जाता है। एपिडर्मिस क्या होता है, बाहर की जो पौधे की जो बाहर की परत होती है ना प्यारे विद्यार्थियों, उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। तो वहां पर यह पाया जाता है कोलनकाइमा, एपिडर्मिस पर, ठीक है। और स्क्लेरेनकाइमा आमतौर पर कहां पाया जाता है, जहां पर जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम और फ्लोएम सरल स्थायी उत्तक हैं, उनके बारे में हम अभी आगे स्टडी करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, नारियल का छिलका आपने देखा होगा, वो भी स्क्लेरेनकाइमा उसके अंदर भी पाया जाता है, जो बिल्कुल निर्जीव होता है। तो ये चीजें आपको पता हो जानी चाहिए थी कि ये हमारे क्या थे, सरल स्थायी उत्तक। अब हम पढ़ लेते हैं जटिल स्थायी उत्तक, यानी दो प्रकार के उत्तक हैं, वो जाइलम और दूसरा कौन सा है, फ्लोएम। तो इनको हम कहते हैं कंप्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कंप्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। अब ये क्या चीज है और इनको कंप्लेक्स क्यों कहा गया, जैसा मैंने बताया था, सिंपल परमानेंट टिश्यू उसे कहते हैं जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब कंप्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ये भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। भिन्न भिन्न यानी एक से ज्यादा प्रकार की, भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। भिन्न भिन्न का मतलब है एक से ज्यादा प्रकार की। इन्हें हम क्या बोलते हैं, कंप्लेक्स परमानेंट टिश्यूज।
अब दो प्रकार के हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर जाइलम की बात करें, इसका मुख्य काम क्या है? जाइलम का काम क्या है? पानी और खनिज, यानी पानी पौधा कहां से लेता है? भूमि से लेता है। तो पानी के अंदर खनिज पदार्थ घुल जाते हैं, वो पौधे में ऊपर की ओर ले जाए जाते हैं, वो जाइलम के द्वारा ले जाए जाते हैं। उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हमने जो क्या लिखा है, हमने लिखा है कि भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो कौन कौन सी कोशिकाएं जाइलम में होती हैं? मैं नाम लिख देता हूं यहां पर। नंबर 1 होता है ट्रैकीड। ट्रैकीड यहां पर आप देख भी सकते हैं। नंबर 2 क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? इनके अंदर वेसल्स। ये दो कोशिकाएं हैं जो जल को नीचे से ऊपर ले जाने में सबसे ज्यादा काम इन्हीं का है। इसके अलावा इसके अंदर और क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? जाइलम पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा उत्तक है, जाइलम पेरेन्काइमा। और नंबर 4 पे इसमें होता है जाइलम फाइबर। तो ये देख सकते हैं हम कि 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये कौन कौन से? ट्रैकिड, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। दूसरी तरफ फ्लोएम की बात करें तो यह भी जटिल स्थायी है, क्योंकि यह भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सी? सीव प्लेट, सीव ट्यूब, दोनों का नाम सीव से स्टार्ट हो रहा है, सीव प्लेट, सीव ट्यूब। उसके बाद फ्लोएम पेरेन्काइमा और कंपेनियन सेल। ये 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनसे जो है फ्लोएम उत्तक बना हुआ होता है। अब अगर हम इनके डिफरेंसेस को देखना चाहें तो मैंने आपको बताया था कि जाइलम का काम क्या है? वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी जड़ों से पानी और खनिज को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना जाइलम का काम है। ये तीर के निशान से आप देख सकते हैं कि पानी और खनिज पदार्थ ऊपर की ओर जा रहे हैं। यहां पर ये क्वेश्चन एक और बनता है कि जो जाइलम की जो मूवमेंट होती है वो किस दिशा में होती है? वो केवल नीचे से ऊपर की ओर ही होती है, जबकि जो फ्लोएम है वो क्या करता है? भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो उसकी जो मूवमेंट होती है वो ऊपर से नीचे भी हो सकती है और नीचे से ऊपर भी हो सकती है। इसे हम टू वे फ्लो कहते हैं, टू वे मूवमेंट या टू वे फ्लो। यह भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो भोजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है? फ्लोएम का है। तो ये थे हमारे जटिल स्थायी उत्तक। अब हम देख लेते हैं एक बार एनिमल टिश्यूज की बात कर लेते हैं, जंतु उत्तक। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर डायग्रामेटिकली एक और चार्ट आपको दिया गया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। प्लांट जो टिश्यूज थे आपको एकदम, मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि फ्लो चार्ट बना करके हमने आपको बता दिया था। एक बार फिर से रिमाइंड करवा देते हैं प्लांट को कि 2 प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक यानी जिनके अंदर लगातार नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। मेरिस्टेमेटिक में 3 प्रकार के थे, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। तो ये मेरिस्टेमेटिक यहां पर खत्म हो गया। उसके बाद परमानेंट में 2 प्रकार के थे, एक सिंपल एक कंप्लेक्स। सिंपल में 3 प्रकार के थे, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, और कंप्लेक्स में 2 प्रकार के थे, जाइलम और फ्लोएम। तो प्लांट टिश्यूज को पूरा डिटेल में आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब बारी है एनिमल टिश्यूज को समझने की। तो प्यारे विद्यार्थियों, एनिमल टिश्यूज की अगर हम बात करें तो ये फिर से 4 प्रकार के हैं। नंबर 1 इज एपिथेलियल। एपिथेलियल उत्तक, हिंदी में भी मुझे लिखना पड़ेगा यहां पर, एपिथेलियल, एपिथेलियल उत्तक। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक, संयोजी। नंबर 3 है मस्कुलर टिश्यू, पेशीय उत्तक। पेशीय। और नंबर 4 है नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका उत्तक। तो ये 4 प्रकार के उत्तक हैं। काम क्या है इनके एक बार फिर से देख लेते हैं। एपिथेलियल का काम है प्रोटेक्शन, जैसे आपकी स्किन है प्यारे विद्यार्थियों, एपिथेलियल उत्तक है। स्किन के अलावा एपिथेलियल उत्तक आपके फेफड़ों के ऊपर भी होता है कवरिंग, आपके हार्ट के ऊपर, लीवर के ऊपर, यानी जितने भी ऑर्गन हैं उनके बाहर की जो कवरिंग होती है वो एपिथेलियल उत्तक की ही लगभग बनी होती है। तो यह काम प्रोटेक्शन है
अब्जॉर्प्शन है यानी अवशोषण करना, जैसे भोजन का अवशोषण करना। सिक्रीशन है वेस्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना। और सेंसरी यानी संवेदनशीलता भी है, जैसे अगर आप हाथ किसी गर्म चीज पे लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा ये गर्म है, ठंडी पे लगाओगे तो ठंडी पता लग जाएगा, यानी सेंसरी का काम जो है वो भी किसका है, एपिथेलियल टिश्यू का ही है। अब कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, जैसे नाम से पता लग रहा है कनेक्ट करना, कनेक्ट यानी क्या होता है, जोड़ना। तो ये इनका काम क्या है, सपोर्ट करना। आपकी हड्डियां हैं, हड्डियां भी क्या है, एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू हैं। हड्डियों को जो जोड़ने वाले हैं, जैसे लिगामेंट हैं, टेंडन हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू है प्यारे विद्यार्थियों। हड्डियों को तो हम फिर उसके अंदर अलग कर लेते हैं। उसके बाद बाइंडिंग ऑफ ऑर्गन, अंगों को जोड़ने का जो काम का है वो भी किसका है, कनेक्टिव टिश्यू का। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना, जैसे ब्लड है तो वो भी क्या है प्यारे विद्यार्थियों, कनेक्टिव टिश्यू है। यहां पे मैं लिख देता हूं ब्लड। और इम्यूनिटी का काम भी कनेक्टिव टिश्यू का ही है। इम्यूनिटी भी प्यारे विद्यार्थियों डब्ल्यूबीसी से मिलती है, और डब्ल्यूबीसी जो है वो भी ब्लड का ही एक पार्ट है। मस्कुलर टिश्यू का काम क्या है, मूवमेंट और लोकोमोशन, चलना, हिलना और चलना। मूवमेंट क्या होता है, हिलना, और लोकोमोशन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। पॉइंट क्लियर हो गया, मूवमेंट और लोकोमोशन का मतलब। नर्वस टिश्यू, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, आप क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो सारी बातें आपके दिमाग तक लेके जाना तंत्रिका उत्तक का काम है। और कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी फंक्शन, सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर काम कर सकें। आप जिसको जो ऑर्डर दें वो वही काम करे। आपके दिमाग ने हाथ को ऑर्डर दिया, हाथ का हिलना, नाक को ऑर्डर दिया, नाक का हिलना, जीभ को ऑर्डर दिया, जीभ का हिलना, यानी अलग अलग बॉडी पार्ट्स पर पूरा एक साथ मिलकर के कोऑर्डिनेशन हो, कंट्रोल हो, वो भी किसका काम है, नर्वस टिश्यू का है। तो ये आपने काम सबके जान लिए प्यारे विद्यार्थियों। अब हम जान लेते हैं कि ये कौन कौन से हैं, कहां कहां पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम एपिथेलियल उत्तक की बात कर लेते हैं। एपिथेलियल उत्तक, एपिथेलियल उत्तक, एपिथेलियल उत्तक। तो देखिए यहां पर ये कितने प्रकार के हैं, ये हैं 6 प्रकार के। 1 2 3 4 5 6, 6 प्रकार का एपिथेलियल उत्तक है। थोड़ा मैं इसको अगर हो सकता है तो बड़ा कर देता हूं। चलिए एपिथेलियल उत्तक में सबसे पहले हम ले लेते हैं स्क्वेमस एपिथेलियल उत्तक। स्क्वेमस, स्क्वेमस कौन सा होता है प्यारे विद्यार्थियों, जो आपके लंग्स में पाया जाता है, जो आपकी किडनी के ऊपर पाया जाता है, वो है स्क्वेमस एपिथेलियल। लंग्स के जो अंदर जो एयर सैक्स हैं, हवा भरने वाली कूपिकाएं हैं, उनके बाहर जो उत्तक होता है वो स्क्वेमस एपिथेलियल उत्तक है। इसकी जो कोशिकाएं हैं वो इस प्रकार से चपटी होती हैं प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से। ये जो उत्तक है वो क्या है, स्क्वेमस एपिथेलियल उत्तक है। किडनी के ट्यूब्यूल्स के ऊपर और फेफड़ों के अंदर जो एयर सैक है उनके ऊपर जो पाया जाता है वो स्क्वेमस एपिथेलियल है। अगर लंग्स में है तो उसका काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना। किडनी में है तो कुछ पदार्थों को अब्जॉर्ब करना, कुछ को बाहर निकालना, वो काम स्क्वेमस एपिथेलियल करता है। उसके बाद क्यूबोइडियल, क्यूब जैसा होता है इसीलिए इसको हम क्यूबोइडियल बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है बिल्कुल सेंटर में होता है। और ये कहां पाया जाता है, ये सिलिवरी के अंदर और पेनक्रिएटिक डक्ट, अग्नाशय की जो नलिका है उसमें, और जो लार ग्रंथियां हैं उसमें कौन सा पाया जाता है, क्यूबोइडियल एपिथेलियल उत्तक पाया जाता है। क्यूब जैसा होता है और इसका काम क्या है, अब्जॉर्प्शन का यानी अवशोषण का काम होता है। नंबर 3 इज सीलिएटेड एपिथेलियल। इन उत्तकों के ऊपर धागे से पाए जाते हैं इस प्रकार के, इसीलिए इनको बोलते हैं सीलिएटेड। इनको हम बोलते हैं सीलिया। उत्तकों के ऊपर अगर इस प्रकार के छोटे छोटे धागे हों तो उसको हम सीलिया का नाम देते हैं, सीलिया। तो इसीलिए इनका नाम क्या है, सीलिएटेड एपिथेलियल उत्तक। तो ये चीज है, ये कहां पाया जाता है, ये भी किडनी के ऊपर, और इसका काम क्या है, जो वेस्ट मटेरियल है किडनी के अंदर उसको फिल्टर करना
इसका काम है सिलिएटेड एपिथेलियल का, क्योंकि जो अशुद्धियां हैं वो इन धागों जैसी संरचनाओं में फंस जाती हैं और साफ ब्लड ही आगे किडनी से छन करके शरीर में जाता है। उसके बाद कोलुमनर एपिथेलियल, पिल्लर जैसे होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जैसे पिल्लर होता है, ये पिल्लर जैसे होते हैं इस प्रकार से, तो इसको हम बोलते हैं कोलुमनर एपिथेलियल। ये आपके पेट में यानी स्टमक में और आपकी छोटी आंत में पाए जाते हैं और इनका काम क्या है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना और अवशोषण करना, ठीक है, भोजन का अवशोषण करना। उसके बाद सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियल, यानी पिल्लर जैसे होते हैं लेकिन इनके ऊपर भी क्या पाए जाते हैं, सीलिया यानी धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं और ये आपकी ट्रैकिया में पाए जाते हैं। ट्रैकिया यानी श्वास नली में, श्वास नली जो होती है उसमें कौन से पाए जाते हैं, सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियल ऊतक पाए जाते हैं। और इसका काम क्या है कि जो तरल पदार्थ लेते हैं वो सीधी दिशा के अंदर भी पेट के अंदर जाए, इधर उधर न फैले, वो इसका काम है सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियल का। उसके बाद ब्रश बॉर्डर कोलुमनर एपिथेलियल, ये इस प्रकार के होते हैं। ये ऊतक खास तौर से डिजाइन है प्यारे विद्यार्थियों, कहां के लिए, यह डिजाइन है हमारे छोटी आंत के लिए। छोटी आंत में पाए जाने वाले ऊतक हैं ब्रश बॉर्डर और इसका काम है भोजन का अवशोषण करना, खास तौर से भोजन का अवशोषण करना, इन्हीं का काम है छोटी आंत में पाए जाने वाले ऊतक, जिसका नाम है ब्रश बॉर्डर कोलुमनर एपिथेलियल ऊतक। तो ये थे हमारे एपिथेलियल ऊतक, यानी जो किसी के बाहर पाए जाएं, किसी अंग के बाहर, किडनी के बाहर, कहीं लंग्स के बाहर, कहीं इंटेस्टाइनल की बाहरी दीवार पर, कहीं सलाइवा की बाहरी दीवार पर, कहीं श्वास नली की दीवार के ऊपर पाए जाने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं, एपिथेलियल ऊतक कहलाते हैं। स्किन भी एपिथेलियल ऊतक का ही उदाहरण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों मस्कुलर टिश्यू यानी पेशीय ऊतक, और ये भी 3 प्रकार के होते हैं प्यारे विद्यार्थियों पेशीय ऊतक। नंबर 1 इज रेखित, रेखित ऊतक। नंबर 2 पे है अरेखित और नंबर 3 पे है कार्डिक ऊतक। अब इनका नाम ना इनके काम पे ही पड़ा है। रेखित यानी इसमें धारियां पाई जाती हैं, देखो यहां पर ये धारियां हैं, इसी कारण से इसका नाम रेखित है, यानी स्केलेटल मसल है। स्केलेटल या नाम से जैसे पता लग रहा है कि ये हड्डियों के अंदर पाया जाने वाला ऊतक है, हड्डियों के ऊपर, और इसका काम क्या है, मूवमेंट, चलना फिरना, उठना बैठना, कोई पोस्चर आप बना पाते हैं वो इसी कारण से बना पाते हैं, योगा कर पाते हैं वो इसी कारण कर पाते हैं। इसका ऊतक का नाम है स्केलेटल ऊतक यानी रेखित ऊतक, ठीक है। ये वॉलेंट्री है, वॉलेंट्री यानी ऐच्छिक है। ऐच्छिक क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम कर सके। मैंने जब हाथ को ऑर्डर दिया उठाओ तो उठा, जब मैंने कहा कि नीचे हो जाओ तो नीचे हुआ। तो यानी हाथ के अंदर, पैर के अंदर पाए जाने वाले ऊतक कौन से हैं, स्ट्रेटेड है, यानी जिनमें धारियां पाई जाती हैं। दूसरे नंबर पर यहां पर ले लेते हैं स्मूथ मसल्स, कार्डिक यानी नंबर 3 पे लेंगे हम। ये कहां पर पाए जाते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी पेट से लेके जो इंटेस्टाइन तक जो नलिका जाती है उसके अंदर ये पाया जाता है। यूट्रस में पाया जाता है, यूट्रस फीमेल के अंदर, आई के अंदर पाया जाता है, आंख में, और ब्लड वेसल्स के ऊपर भी यही ऊतक पाया जाता है। चिकनी भी बोलते हैं इनको, चिकनी पेशी, चिकनी पेशी या अरेखित, ठीक है। और काम क्या है इसका, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक क्या होता है, जो आपके पेट के अंदर भोजन होता है ना, वो केंचुए की तरह आगे जाता है, रुकता है फिर आगे जाता है, रुकता है फिर आगे जाता है। इस प्रकार की मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। देखिए ये भोजन है, यहां से धक्का दिया ये आगे चला गया भोजन, इधर धक्का दिया फिर ये आगे चला गया। तो इस प्रकार की मूवमेंट क्या कहलाती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाती है। केंचुआ चलता है, रुका चला, रुका चला, इस प्रकार से। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, प्यूपिल के साइज यानी पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, और बाल जो है खड़े हो जाते हैं वो इसी कारण से खड़े हो जाते हैं, स्मूथ मसल्स के कारण। और ये इनवॉलेंट्री हैं, ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, यानी ये क्या है, अनैच्छिक हैं। और नंबर 3 पर अगर हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों, कार्डिक टिश्यूज यानी हृदय में पाए जाने वाला ऊतक। ये एक हार्ट में होता है, ब्लड पंप करना इसका काम है, और ये एकमात्र ऐसा ऊतक है जो कभी भी
विश्राम नहीं करता, क्योंकि इसने विश्राम किया तो हार्ट बंद हो जाएगा और व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है। तो ये भी अनैच्छिक है, यानी ये भी हमारी इच्छा के बिना हम हार्ट को चला या बंद नहीं कर सकते। तो इसलिए इस उत्तक को भी हम क्या कहते हैं, अनैच्छिक उत्तक कहते हैं। पॉइंट क्लियर है। एक यहां पर एक और बात बताता हूं कि इसके अंदर बहुत सारे केंद्रक होते हैं, मल्टी न्यूक्लियस। इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है और इसमें भी एक ही न्यूक्लियस होता है। इसमें धारियां पाई जाती हैं, इसमें भी धारियां पाई जाती हैं, इसमें धारियां नहीं पाई जाती, धारियां नहीं, इसमें धारियां पाई जाती हैं और इसमें भी धारियां पाई जाती हैं। तो ये इनके अंदर मेन अंतर है प्यारे विद्यार्थियों। अब लास्ट में जो उत्तक बच गया उसको हम खत्म करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू के बाद एक है नर्वस टिश्यू। पहले कनेक्टिव को पढ़ लेते हैं। कनेक्टिव में क्या है, नंबर 1 इज कार्टिलेजिनस टिश्यू। कार्टिलेजिनस, ये जो आपको दिख रहा है, ये कान में हड्डी नहीं होती, हड्डी से हल्की चीज होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, उपास्थि। कार्डिक मतलब क्या होता है, उपास्थि। ब्लड सेल्स, रक्त, प्यारे विद्यार्थियों रक्त को हम तरल संयोजी उत्तक भी कहते हैं, क्योंकि लिक्विड है लेकिन पूरे शरीर को जोड़ रहा है। कैसे जोड़ रहा है, ऑक्सीजन को और बाकी पदार्थों को पूरे शरीर में भेज गोंद रहा है, ब्लड भेज रहा है, इसलिए यह तरल संयोजी उत्तक कहलाता है। उसके बाद हड्डी यानी बोन, और हड्डी के अंदर भी 2 प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू हैं। एक होता है लिगामेंट, एक चीज है लिगामेंट, और दूसरा चीज होता है टेंडन। ये चीज क्या है, लिगामेंट क्या है, ये हड्डी को बोन टू बोन, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। यह हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, उसे हम बोलते हैं, कहते हैं लिगामेंट टियर हो गया खेलते खेलते। तो लिगामेंट जैसे आपका घुटना है, घुटने के अंदर प्यारे विद्यार्थियों जो दोनों साइड की बोन्स को जोड़ता है, फेमर को टिबियोफिबुला के साथ जोड़ता है, वो क्या है, लिगामेंट है। यह हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, यह हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। दूसरा क्या है, टेंडन। यह क्या करता है, यह हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है, यह हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है, मांसपेशियों से। हड्डी को किससे जोड़ता है, मांसपेशियों से जोड़ता है। तो ये 2 प्रकार के उत्तक हैं। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है और टेंडन क्या करता है, हड्डी को मांसपेशियों से। यहां पर जो उत्तक होता है, मांसपेशियां हैं और हड्डी भी है, यहां पर जो उत्तक है वो है टेंडन। पॉइंट क्लियर हो गया यहां पर। तो ये हमारे जो टिश्यूज थे। और नंबर 4 पे है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, वसीय उत्तक। मोटापा जो है इसी कारण से होता है, यह वसा का भंडारण करता है, यानी फैट को स्टोर करता है। वसा का मतलब क्या होता है, फैट, वसा का भंडारण करता है, वसा का भंडारण करता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू। जिसके अंदर एडिपोज टिश्यू जितना ज्यादा होगा वो व्यक्ति उतना ही मोटा होगा। लास्ट में हम बात करते हैं नर्वस टिश्यू। और नर्वस टिश्यू में सबसे मेन जो है, जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो है तंत्रिका कोशिका, और इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तंत्रिका कोशिका क्या है, सबसे लंबी कोशिका है हमारे शरीर की, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में पूरा डिटेल में हम इसको पढ़ चुके हैं, तो यहां पर हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। नियंत्रण और समन्वय चैप्टर के अंदर हम इसको पूरा पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से ये कोशिका काम करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे हमारे आज का टिश्यूज का चैप्टर, जिसको हमने पूरा अच्छे से आपको समझाया। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।